गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की और आज शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, सिरोही के चौहान। इससे पहले राजस्थान के इतिहास के बारे में कई वीडियो आ चुके हैं और जहाँ तक चौहान साम्राज्य की बात है, अपन ने सबसे पहले बात की थी शाकंभरी या अजमेर के चौहानों की, जिसका अंत पृथ्वीराज चौहान के साथ या तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ होता है। उसके पश्चात यहीं से एक नई शाखा का विकास रणथंभौर में हुआ। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर की चौहान शाखा का प्रारंभ किया और रणथंभौर की चौहान शाखा का अंत हम्मीर के साथ ही होता है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो उनका युद्ध हुआ 1301 में, उसके पश्चात वहां चौहानों की शाखा का अंत होता है। चौहानों की इसके अलावा राजस्थान में एक शाखा सिरोही में थी, एक शाखा जालोर में थी और एक शाखा हुआ करती थी बूंदी कोटा में। कालांतर में बूंदी और कोटा की जो चौहान शाखाएं थी वो भी अलग अलग हो गई। बूंदी के चौहान शासक के रूप में उसकी स्थापना हुई थी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि राजस्थान में चौहान राजवंश अलग अलग जगह विद्यमान था। अजमेर के अलावा रणथंभौर में भी, जालोर में भी और कोटा या बूंदी में। और इसी के साथ इसी कड़ी के रूप में आज अपन बात करेंगे सिरोही के चौहान वंश का इतिहास। आपसे निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं सिरोही के चौहान। सिरोही जो गुजरात के किनारे पर या गुजरात की सीमा पर स्थित है, इस सिरोही का प्राचीन नाम अर्बुंदाचल था। अर्बुंदाचल यानी कि ये जो अर्बुद प्रदेश कहलाता है, आबू पहाड़ कहलाता है, इसके आसपास का जो इलाका था उसको अर्बुदांचल के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था। अलग अलग इलाके में अलग अलग शाखाएं रही है चौहानों की। उसमें एक चौहानों की जो शाखा थी जिसको देवड़ा शाखा के नाम से जाना जाता था, ये सिरोही में स्थापित हुआ करती थी। कर्नल जेम्स टोड ने सिरोही का मूल नाम शिवपुरी बतलाया। कर्नल जेम्स टोड ने जो अपने ग्रंथ लिखे थे राजस्थान के बारे में, राजस्थान के इतिहास के बारे में, उसमें 2 ग्रंथों का वर्णन हमें प्राप्त होता है और उनमें कर्नल जेम्स टोड ने सिरोही का मूल नाम जो है वो शिवपुरी बतलाया था और शिवपुरी का अपभ्रंश उसने सिरोही बतलाया था। इसकी स्थापना 1131 ईस्वी में लुम्बा देवड़ा द्वारा की गई, जो जालोर के चौहानों की देवड़ा शाखा का वंशज था। यानी कि जिस हम सिरोही के चौहानों की बात कर रहे हैं, सिरोही के चौहानों के इतिहास की बात कर रहे हैं, इस सिरोही के चौहान वंश की स्थापना 1131 ईस्वी में होती है लुम्बा देवड़ा नामक व्यक्ति के द्वारा। और ये जो लुम्बा देवड़ा था, ये जालोर के चौहानों की देवड़ा शाखा का वंश था। अभी मैंने आपको बताया कि चौहानों की अलग अलग शाखाएं राजस्थान में विद्यमान थी, जिसमें एक शाखा अजमेर या शाकंभरी के चौहानों के रूप में थी, एक शाखा रणथंभौर के चौहानों के रूप में थी, एक शाखा बूंदी या कोटा के चौहानों के रूप में थी और एक शाखा सिरोही से पहले जालोर में चौहान वंश के रूप में थी। और यहाँ पर जालोर में भी देवड़ा शाखा का शासन था और उसी देवड़ा शाखा जालोर के देवड़ा वंश के एक व्यक्ति लुम्बा ने आखिरकार सिरोही के चौहान वंश की स्थापना की थी। लुम्बा ने परमारों से आबू व चंद्रावती का क्षेत्र जीतकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाई। ये जो लुम्बा देवड़ा था, जो जालोर की देवड़ा शाखा का वंशज था, इसने आबू और चंद्रावती का क्षेत्र परमारों से जीता था। यानी कि परमारों को इसने पराजित किया था। परमार जो गुजरात के इलाके पर शासन किया करते थे और चूंकि सिरोही या आबू देलवाड़ा जिसे हम कहते हैं वो गुजरात के टच में था, तो इस इलाके पर परमारों का राज हुआ करता था और लुम्बा देवड़ा ने परमारों को पराजित करके आबू और उसके आसपास के इलाके को, जिसमें चंद्रावती भी शामिल था, इसको जीता
और चंद्रावती को अपने इस नवीन राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया। हम यूं कह सकते हैं सिरोही के चौहान वंश की स्थापना या सिरोही के देवड़ा चौहानों की शाखा का जन्म लुम्बा देवड़ा के माध्यम से किया गया और इसने चंद्रावती को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। चंद्रावती गुजरात जाने के मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ पर मुस्लिम आक्रमण होते थे। यानी कि राजस्थान से अगर होते हुए कोई भी व्यक्ति गुजरात की तरफ जाता था, चाहे वो कोई भी आक्रमणकारी रहा हो, प्राय इस समय जब राजस्थान में इस प्रकार के वंशज स्थापित हो रहे थे, उस समय दिल्ली सल्तनत के रूप में धीरे धीरे उसकी स्थापना हो चली थी, मुसलमानों का आक्रमण हो चला था और इसी के कारण से ये जो समय था संक्रमण कालीन समय था। और आपको ध्यान होगा 1131 इस समय अजमेर में या शाकंभरी में भी चौहान वंश की शाखा थी और उसका विस्तार दिल्ली तक था और दिल्ली के रास्ते होते हुए मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगे और ये तत्तर आक्रमण किया करते। ये सारे के सारे जो आक्रमण थे ये सिंध से होते हुए आते थे, यानी कि सिंध पाकिस्तान से होते हुए आते थे और उनका इलाका दिल्ली, राजस्थान, गुजरात ही हुआ करता था। आपको ये भी ध्यान होगा महमूद गजनवी भी आया था जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और रास्ता यही था, यानी कि राजस्थान होकर गुजरात जाते थे और जो भी लोग गुजरात जाते थे चंद्रावती उसके बीच में आता था। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि गुजरात जाने वाले सबसे मुख्य मार्ग पर चंद्रावती स्थित था और इस कारण से इस चंद्रावती को मुस्लिम आक्रमणों का बहुत बड़ी मात्रा में सामना करना पड़ा था, जिस कारण शिवभान ने सरवणा पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण करवाया तथा 1505 ईस्वी में शिवपुरी नगर की स्थापना की, जिसे आज हम सिरोही के नाम से जानते हैं। सिरोही के पास में एक प्राचीन नगर हुआ करता था जिसकी स्थापना 1405 ईस्वी में की गई थी शिवपुरी के नाम से और इस शिवपुरी को स्थापित करने का जो श्रेय शिवभान नामक व्यक्ति, शिवभान नामक चौहान, देवड़ा चौहान शासक को जाता है। इन्होंने सरवणा नामक पहाड़ी जो सिरोही में स्थित है, इस सरवणा नामक पहाड़ी पर एक किले का निर्माण कराया, एक दुर्ग का निर्माण कराया और यही इस दुर्ग की तलहटी में एक नए नगर की नींव डाली जिसे शिवपुरी नाम से जाना गया। और अभी जैसे अपने बात की कर्नल जेम्स टोड ने इसी शिवपुरी का सिरोही माना है या सिरोही का मूल नाम या पुराना नाम शिवपुरी माना है। शिवभान के बाद उसका उत्तराधिकारी सहासमल हुआ जिसने सिरोही नगर की स्थापना 1425 ईस्वी में की और इसे अपनी राजधानी बनाया। जो वर्तमान में सिरोही है वो शिवपुरी के थोड़ी सी दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, थोड़ी सी दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। और यहाँ पर आखिरकार शिवभान का जो उत्तराधिकारी था सहासमल, इसने सिरोही नगर की स्थापना 1425 ईस्वी में की और फिर शिवपुरी के बाद सिरोही को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। हम यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले लुम्बा देवड़ा ने अपनी राजधानी चंद्रावती को बनाया। लुम्बा के पश्चात अगली राजधानी के रूप में शिवपुरी हुई जिसको शिवभान ने बनाया और शिवभान के उत्तराधिकारी सहासमल ने अपनी नई राजधानी के रूप में सिरोही की स्थापना की और सिरोही की स्थापना सन 1425 ईस्वी में होती है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि शिवपुरी की स्थापना होने के 20 साल बाद ही सिरोही की स्थापना हुई थी। सहासमल के समय मेवाड़ का शासक राणा कुंभा था। सहासमल ने मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। यानी कि जिस समय सहासमल सिरोही का शासक हुआ करता था उसका समकालीन मेवाड़ का शासक हुआ करता था राणा कुंभा और सहासमल अपने साम्राज्य के विस्तार करने की चेष्टा करने लगा, अपने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा रखता था और इसलिए उसने अपने निकटवर्ती मेवाड़ के राज्य पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। और जब कुंभा दूसरे युद्धों में व्यस्त था उस समय उसने मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया था। राणा कुंभा ने सहासमल के विरुद्ध डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में सेना भेजकर वापस अपने क्षेत्रों पर तथा सिरोही के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया। जब राणा कुंभा अपने अलग अलग मांडू के, गुजरात के, मालवा के अभियान में व्यस्त था उसी समय सहासमल ने मौका पाकर मेवाड़ के ऊपर अधिकार करने की चेष्टा की और मेवाड़ के कुछ भूभाग पर उसने अधिकार कर लिया। जब राणा कुंभा थोड़ा सा फ्री हुआ
अपने अभियानों से, तब उसने एक सैन्य अभियान डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में साहसमल के विरुद्ध भेजे थे, यानी सिरोही के विरुद्ध एक अभियान भेजा। और इस अभियान के माध्यम से डोडिया नरसिंह ने साहसमल ने जो प्रदेश, जो इलाके, जो भूभाग मेवाड़ के जीते थे उनके ऊपर तो अधिकार किया ही किया। इसके अलावा जो सिरोही का पूर्वी भाग था, यानी कि सिरोही राज्य के ऊपर, सिरोही राज्य के कुछ भूभाग पर, पूर्वी भूभाग पर उसने अधिकार कर लिया। 1451 ईस्वी में लाखा देवड़ा सिरोही का शासक बना, यानी कि साहसमल के पश्चात 1451 ईस्वी में लाखा देवड़ा नामक चौहान शासक सिरोही का शासक बनता है। इसने मेवाड़ के अधीन के अपने कई क्षेत्र वापस अपने अधिकार में ले लिए जब राणा कुंभा गुजरात और मांडू के शासकों के विरुद्ध अभियान में व्यस्त था। यानी कि पहले तो साहसमल ने मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार किया, उसके पश्चात राणा कुंभा ने डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में अभियान भेजकर सिरोही से अपने भूभाग तो प्राप्त किए ही, सिरोही के पूर्वी भाग पर भी कब्जा कर लिया। जब उसके पश्चात राणा कुंभा दोबारा से बाद में गुजरात और मांडू के अभियानों में व्यस्त हो गया या उसके विरुद्ध युद्ध में व्यस्त हो गया, तब मौका पाकर 1451 ईस्वी में जो लाखा देवड़ा सिरोही का शासक बना था, इसने अपने भूभाग जो मेवाड़ ने अपने अधिकार में कर लिए थे, जैसा कि अभी अपन ने बतलाया कि जो पूरी सिरोही का भूभाग था वो राणा कुंभा ने या डोडिया नरसिंह के नेतृत्व जो सैन्य अभियान भेजा था उसके माध्यम से उसने अपने अधिकार में कर लिए थे। और वो क्षेत्र जब राणा कुंभा गुजरात और मांडू के अभियान में व्यस्त था, उसी समय लाखा देवड़ा ने वो भूभाग जीतकर वापस सिरोही के अधिकार क्षेत्र में ले लिए थे। यानी कि राणा कुंभा ने जो भूभाग सिरोही के जीते थे वो लाखा देवड़ा ने वापस प्राप्त कर लिए। लाखा ने मेवाड़ शासक उदा के समय आबू का क्षेत्र भी वापस अपने अधिकार में कर लिया। राणा कुंभा का जो पुत्र था उदा, जिसने राणा कुंभा की हत्या कर दी थी और पहला पितृहंता शासक मेवाड़ का माना जाता है, जब उदा शासक बना, चुकी वो उदा को मेवाड़ की जनता स्वीकार नहीं कर पाई थी पितृहंता होने के कारण से, तो वो ठीक प्रकार से शासन भी नहीं कर पाया था और सरदारों का साथ सहयोग भी उदा को प्राप्त नहीं हो पाया था। इस कारण से जब लाखा देवड़ा सिरोही का शासक था, उसमें राणा कुंभा के पश्चात उदा मेवाड़ का शासक बना और जब उदा मेवाड़ का शासक था तब आबू का क्षेत्र भी लाखा देवड़ा ने जीतकर, मेवाड़ से जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। यानी कि उदा एक कमजोर शासक साबित हुआ और अपने पूर्व में शासक के द्वारा जीते गए भूभाग को अपने नियंत्रण में नहीं रख सका और इस प्रकार से लाखा ने पुनः आबू पर भी अपना अधिकार कर लिया। लाखा ने सिरोही में कालिका माता का मंदिर व लाखनाव तालाब का निर्माण करवाया। लाखा देवड़ा चौहान ने सिरोही में दो ऐतिहासिक कार्य किए, एक तो सिरोही में कालिका माता का मंदिर का निर्माण करवाया और एक लाखनाव तालाब का निर्माण कराया। लाखा के नाम से लाखनाव तालाब कहलाता है, ये भी सिरोही में आज भी देखा जा सकता है। यहाँ के शासक जगमाल ने बहलोल लोधी के विरुद्ध युद्ध में मेवाड़ शासक रायमल का साथ दिया था। रायमल राणा कुंभा के पश्चात उदा के पश्चात रायमल मेवाड़ का शासक बनता है और मेवाड़ के शासक रायमल का एक युद्ध बहलोल लोधी के साथ होता है। बहलोल लोधी जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जगमाल जो कि सिरोही का शासक हुआ करता था, इसने रायमल का साथ दिया था। हालांकि दोनों के बीच में जगमाल से पूर्व के जो शासक हुए उनके मेवाड़ के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे, लेकिन जगमाल ने इन सब चीजों को भुलाकर बहलोल लोधी के विरुद्ध रायमल का साथ दिया था और इस प्रकार से दोनों के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। कहा जाता है कि जगमाल ने सिरोही आए मेवाड़ राजकुमार पृथ्वी सिंह को जहर दे दिया, जिस कारण पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। रायमल के 3 पुत्र हुआ करते थे, एक तो स्वयं राणा सांगा, उसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज जिसको उड़ता राजकुमार भी कहा जाता था, उड़ता पृथ्वी सिंह भी कहा जाता था, और इसके अलावा एक और जगमाल के नाम से एक और पुत्र हुआ करता था। रायमल के 3 पुत्र हुआ करते थे और जब राणा सांगा और पृथ्वी सिंह के बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है
और पृथ्वी सिंह मेवाड़ की गद्दी हथियाना चाहता है। और इसी संघर्ष में राणा कुंभा की एक आंख भी, इन दोनों के बीच हुए संघर्ष में राणा सांगा की एक आंख भी चली जाती है। तो वो जब भागते भागते या भटकते भटकते यहाँ सिरोही आया था, तब कहा जाता है कि जगमाल ने मेवाड़ के इस राजकुमार पृथ्वी सिंह को जहर दे दिया था, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। इसके पीछे भी एक कहानी, आप मेवाड़ का इतिहास से जब उसके संबंध में मेरी वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा कि रायमल के 3 पुत्र हुआ करते थे और किसी एक क्या बोलते हैं उसको, साधु सन्यासी ने घोषणा की थी राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। तब जगमाल और पृथ्वी सिंह दोनों ने राणा सांगा को मारने की चेष्टा की। इस संघर्ष में राणा सांगा की एक आंख भी पृथ्वी सिंह के हाथों चली गई, यानी कि आंख फोड़ दी गई। और फिर पृथ्वी सिंह यहाँ सिरोही आया, जहाँ पर इसको जहर देकर मार दिया गया। तब पृथ्वी सिंह यहाँ ऐसे समाप्त हो जाता है। एक पुत्र और हुआ करता था रायमल का, जगमाल, उसको ईडर के ठिकानेदार ने उसकी हत्या कर दी थी। अब लास्ट में अंत में सिर्फ राणा सांगा बचता है, जो आगे रायमल के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। तो जो पृथ्वी सिंह थे, जो पृथ्वी सिंह रायमल के पुत्र थे, उनकी हत्या आखिरकार सिरोही में हुई थी जगमाल के जहर देने की वजह से। सिरोही शासक अखेराज को उड़ना के राज भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अभी मैंने कहा था जो पृथ्वी सिंह था, जो रायमल का पुत्र था, राणा सांगा का भाई था, उसको भी उड़ता राजकुमार के नाम से, उड़ता पृथ्वी सिंह के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से सिरोही के एक शासक हुए थे अखेराज, अखेराज को भी उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता है। राय सिंह ने भीनमाल पर अधिकार करने के लिए इस पर आक्रमण किया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। राय सिंह ने भीनमाल पर अधिकार करना चाहता था। वो जब इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, उस समय सिरोही के शासक अखेराज हुआ करते थे और इस युद्ध में अखेराज मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सिरोही शासक महाराव सुल्तान ने सिरोही का आधा राज्य अकबर को सौंपकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब मुगल सम्राट अकबर हुआ करता था, उस समय सिरोही के शासक महाराव सुल्तान हुआ करते थे और इन्होंने आखिरकार अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और अधीनता स्वीकार करते वक्त इन्होंने अकबर को सिरोही का आधा भाग प्रदान किया था। अकबर ने अपनी सेवा में आए महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को यह क्षेत्र जागीर के रूप में दिया था। महाराणा प्रताप का एक भाई हुआ करता था जगमाल। जो आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले उदय सिंह ने महाराणा प्रताप के स्थान पर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जगमाल को मेवाड़ का शासक घोषित किया था। लेकिन पाली के अखेराज सोनगरा और अब उसकी पत्नी के कहने से आखिरकार महाराणा प्रताप को मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी घोषित किया। जगमाल इस बात से नाराज हुआ और नाराज होकर वह अकबर की सेवा में दिल्ली पहुंच जाता है। यानी कि महाराणा उदय सिंह के पुत्र जगमाल, जो कि महाराणा प्रताप का बड़ा भाई था, वो आखिरकार नाराज होकर अकबर की सेवा में पहुंच जाता है। और इसी अकबर की सेवा में आए जगमाल को सिरोही की जागीर अकबर ने प्रदान की थी। वो सिरोही की जागीर, वो सिरोही का भूभाग जो महाराव सुल्तान ने अकबर को दिया था, उसकी अधीनता स्वीकार करते वो भूभाग जागीर के रूप में महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को अकबर ने प्रदान किया था। जगमाल ने पूरा सिरोही अपने अधिकार में करने के लिए आक्रमण किया। 1583 ईस्वी में दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें महाराव सुल्तान विजयी हुए तथा इन्होंने सिरोही दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। यानी कि जो भूभाग अकबर ने जगमाल को प्रदान किया था, उससे जगमाल संतुष्ट नहीं था। वो पूरे के पूरे सिरोही पर अधिकार करना चाहता था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जगमाल ने, यानी कि महाराणा प्रताप का जो भाई था जगमाल, उसने सिरोही के ऊपर अधिकार करने की चेष्टा से आक्रमण किया। 1583 ईस्वी में दोनों के मध्य, यानी महाराव सुल्तान और जगमाल के मध्य एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में जगमाल पराजित हुए और महाराव सुल्तान विजयी हुए। और इसके साथ इन्होंने सिरोही दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस युद्ध में प्रसिद्ध चारण कवि दुर्सा आढ़ा भी उपस्थित है। दुर्सा आढ़ा राजस्थान के प्रसिद्ध चारण कवियों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी और ये जो दुर्सा आढ़ा थे वो इस युद्ध में उपस्थित थे महाराव सुल्तान के साथ में। और इस कारण से इन्होंने इस युद्ध का आंखों देखा हाल भी वर्णित किया है। महाराव
सुल्तान ने मारवाड़ शासक रावचंद्र सेन को अपने राज्य में संरक्षण प्रदान किया था। जब जोधपुर के महाराजा रावचंद्र सेन दर दर भटक रहे थे, क्योंकि उनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी माना जाता है। रावचंद्र सेन ने भी कभी अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ठीक वैसे ही जैसे महाराणा प्रताप ने अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जब रावचंद्र सेन अकबर से पराजित होते हुए अकबर के भय से इधर उधर भटक रहे थे, उस समय महाराव सुल्तान जो सिरोही के शासक हुआ करते थे, इन्होंने रावचंद्र सेन को अपने यहाँ पर शरण प्रदान की थी, ऐसा माना जाता है। इसके पश्चात उदयभान अपने पिता महाराव अखिराज द्वितीय को कैद कर स्वयं शासक बन गया। इनके पश्चात एक और कड़ी आती है। महाराव अखिराज द्वितीय सिरोही के शासक हुआ करते थे। उस समय महाराव अखिराज द्वितीय का एक पुत्र हुआ करता था उदयभान। इन्होंने अखिराज द्वितीय को कैद कर लिया और स्वयं को सिरोही का शासक घोषित कर दिया था। मेवाड़ शासक राज सिंह ने अपनी सेना भेजकर उदयभान को हटाकर वापस अखिराज द्वितीय को शासक बनाया था। औरंगजेब के समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे राज सिंह, जिनके साथ औरंगजेब की शत्रुता थी और जिन दोनों के मध्य संघर्ष चलता रहता था। और जब महाराज अखिराज द्वितीय को कैद कर लिया गया, उदयभान शासक बन बैठा, तब राज सिंह ने अपनी सेना भेजी उदयभान के विरुद्ध और उदयभान को पराजित करके उदयभान को गद्दी से हटाकर वापस अखिराज द्वितीय को सिरोही की गद्दी पर इन्होंने स्थापित किया था। 1705 ईस्वी में महाराव मान सिंह सिरोही के शासक बने, जिन्होंने सिरोही में लोहे की तलवारें बनाना आरंभ करवाया। सिरोही की शान जिसे आज जाना जाता है, सिरोही की तलवारें, प्रसिद्ध तलवारें जो सिरोही की तलवारों के नाम से प्रसिद्ध है, इसकी स्थापना करने का या इसको प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो महाराव मान सिंह को जाता है। महाराव मान सिंह 1705 ईस्वी में सिरोही के शासक बने थे और इन्होंने सिरोही में लोहे की तलवारें बनवाना प्रारंभ किया था। ये लोहे की तलवारें मानसाई नाम से प्रसिद्ध हुई। मानसाई नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुई कि महाराव मान सिंह ने इसकी शुरुआत करवाई थी। इसके पश्चात जो भी तलवारें बनाई जाती थी उनको मानसाही तलवार कहा जाता था। 1823 ईस्वी में यहाँ के शासक शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये एक सिलसिला शुरू हुआ था अंग्रेजों के साथ संधि संपन्न करने का। सबसे पहले करौली के शासक हरबख्शपाल ने संधि संपन्न की थी और उसके पश्चात सबसे अंत में सिरोही के शासक शिव सिंह ने संधि संपन्न की थी। खैर जो भी है, ये संधियां धीरे धीरे समय के साथ सारे देसी रियासतों से कर ली थी, जिसमें 1823 ईस्वी में सिरोही के शासक शिव सिंह ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि संपन्न की और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजस्थान एकीकरण के छठे चरण में 1 जनवरी 1950 में सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया। जब राजस्थान के देसी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, 7 चरणों में ये प्रक्रिया संपन्न होती है, तो छठे चरण में जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसमें सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया और 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा का भी विलय राजस्थान में कर दिया गया। याद हो आपको कि आबू और देलवाड़ा को गुजरात में शामिल किया गया था और बाद में इस आबू और देलवाड़ा को जब राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से पूरे भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उस समय राजस्थान का भी पुनर्गठन किया गया और ये अंतिम चरण था, 7वां चरण था। 1 नवंबर 1956 को आखिरकार आबू और देलवाड़ा, ये जो भूभाग जो गुजरात में चला गया था, इसको वापस राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार से सिरोही का राजस्थान में पूरी तरह से विलय हो गया। यह है सिरोही का देवड़ा शासकों का इतिहास या देवड़ा चौहान वंश का इतिहास। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में अपन राजस्थान के जो अन्य बाकी बचे हुए राजवंश हैं उनका अध्ययन करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।